गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली की चर्चा करेंगे। मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का एक विवादास्पद विचारक माना जाता रहा है। मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में के 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। उनके पिता एक अच्छे वकील थे जो टस्कन वंश से संबंधित थे। हालांकि उन्होंने पर्याप्त शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, फिर भी उन्हें लैटिन भाषा का अच्छा ज्ञान था। मैकियावेली के विचारों का जितना प्रयोग हुआ है उतना ही दुष्प्रयोग भी हुआ है, क्योंकि पुनर्जागरण आंदोलन के कारण यूरोप में चर्च को तानाशाही और सामंतवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जोरदार आंदोलन चल रहे थे। ऐसे समय में मैकियावेली जैसे प्रतिभाशाली विचारक और राजनीतिज्ञ का इटली की राजनीति में प्रवेश वहां की जनता के लिए वरदान से कम नहीं था। मुख्य रूप से मैकियावेली के दो ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें मुख्य जो ग्रंथ हैं वो हैं द प्रिंस और डिस्कोर्सेस। द प्रिंस उनकी 1513 में लिखी गई पुस्तक थी। मैकियावेली की यह एक प्रमुख रचना मानी जाती है, जो कि राजतंत्रीय व्यवस्था पर प्रकाश डालती है और इसने राज्य का निर्माण और विस्तार के बारे में बताया है। इस ग्रंथ में 26 अध्याय हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो राजतंत्र का, दूसरा है सेनाओं का और तीसरा है राजदर्शन की व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में मैकियावेली ने एक सफल शासक के दिए गए उपदेश विस्तार पूर्वक समझाए हैं, इसलिए यह रचना मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। दूसरा आता है डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज ये रचना 1520 में लिखी गई थी। इसमें मैकियावेली ने गणतंत्रीय व्यवस्था का वर्णन किया है। यह रोमन राजतंत्र और तत्कालीन शासकों के लिए कुछ नियमों की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में गणतंत्र राज्य को राजतंत्र की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी, सबल और जन आकांक्षाओं के अनुकूल बताया गया है। मैकियावेली ने इसके अलावा द आर्ट ऑफ वॉर, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नामक 2 अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं। मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति थी वो वैज्ञानिक तटस्थता की नीति अपनाई। उन्होंने नीति, न्याय आदि के अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित निगमनात्मक पद्धति को त्याग कर वैज्ञानिक तटस्थता की नीति को अपनाया था। उनकी अध्ययन पद्धति निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसा है कि फर्स्ट जो मेथड था वो था ऐतिहासिक पद्धति। मैकियावेली ने आधुनिक आनुभाविक पद्धति को अपनाते हुए ऐतिहासिक विधि से उसकी पुष्टि की। उसने समकालीन राजनीति का अध्ययन किया, विश्लेषण किया, अपने निष्कर्ष निकाले और उसके बाद इतिहास की घटनाओं के आधार पर उनकी पुष्टि की। उसने प्राचीन रोम इतिहास से बहुत सी घटनाएं और सत्यों के उदाहरण प्राप्त किए। वह इतिहास को ही आधार मानता था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति पहले से ये जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हो चुका है। डिस्कोर्सेज में उसने प्राचीन इतिहास के अनेक दृष्टांत दिए गए थे और ऐतिहासिक विधि एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ की हमेशा मदद करती है। उनका कहना था कि हमें वर्तमान में समस्याओं का हल किस प्रकार करना चाहिए तथा भविष्य में क्या करना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इतिहास के द्वारा यानी कि भूतकाल के अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मैकियावेली के अनुसार हम इतिहास की सफलताओं व असफलताओं के कारणों को जानकर उन्हें वर्तमान में लागू कर सकते हैं। इस प्रकार पूर्वजों के गलत तथा सही कार्यों व उनके परिणामों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मैकियावेली ने इतिहास का उपयोग जो पूर्व में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनकी पुष्टि करने में किया है। डनिंग के अनुसार मैकियावेली की पद्धति देखने में जितनी ऐतिहासिक लगती है, यथार्थ में उतनी नहीं है।
उनके सिद्धांत पर्यवेक्षण पर आधारित थे। उनकी पुष्टि करने के लिए उसने ऐतिहासिक विधि अपनाई थी। राजनीतिक समस्याओं के प्रति मैकियावेली का दृष्टिकोण अनुभव प्रधान था और उसकी भावना ऐतिहासिक थी। दूसरा मेथड उन्होंने यूज किया ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी कि निरीक्षणात्मक पद्धति। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली की अध्ययन पद्धति निरीक्षणात्मक अथवा पर्यवेक्षणात्मक थी। उनकी पुस्तक द प्रिंस इस पद्धति पर आधारित है। ये बात ध्यान देने की है, जो उनकी डिस्कोर्सेस थी वो तो ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है, और जो दूसरी जो पुस्तक थी मुख्य रूप से द प्रिंस, वो ऑब्जर्वेशनल मेथड पर आधारित है। इसका उद्देश्य अपने समय की समस्याओं का हल करना था, जिसके लिए उसने घटनाओं को यथार्थवादी धरातल पर परखकर निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इस प्रकार उनकी पद्धति वास्तविक घटनाओं पर आधारित निरीक्षणात्मक पद्धति थी। उसने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए घटनाओं का ऐतिहासिक अवलोकन किया था। तीसरा मेथड आता है कंपैरेटिव मेथड, यानी कि तुलनात्मक पद्धति। मैकियावेली ने अपनी इटली की दुर्दशा देखी थी। उसने विभिन्न टुकड़ों में बटी इटली के राज्यों की समस्याओं का अलग अलग पता लगाकर उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था। उसकी यह पद्धति अरस्तु की तरह व्यापक तुलनात्मक निष्कर्षों पर आधारित थी। अगला आता है विश्लेषणात्मक पद्धति। मैकियावेली ने निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किसी घटना के मूल कारणों का पता लगाया था। उसके बाद कारणों को घटना के क्रम के आधार पर विश्लेषण करके अपना मत प्रस्तुत किया था। इसलिए उसकी पद्धति विश्लेषणात्मक मानी जाती है। फिर उन्होंने चर्चा करी वैज्ञानिक पद्धति की। मैकियावेली ने वैज्ञानिक तटस्थता की नीति को अपनाते हुए अपने समकालीन जो परिस्थितियां थी उनका गहराई से अध्ययन किया। सबसे पहले समस्याओं को समझा और फिर परिणाम पर पहुंचा। मैकियावेली के ने मध्यकाल के विचारकों के विपरीत जिस पद्धति को अपनाया उसमें मध्य युग की जो भ्रामक विचारधाराएं, जैसे दो तलवारों का सिद्धांत, प्राकृतिक कानून का सिद्धांत के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं था जो पहले दिए गए थे। फिर भी उसने कहीं कहीं अपनी कुछ धारणाएं बना ली थी जिन्हें वह सत्य मानकर चलता था। इस प्रकार मैकियावेली के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर दार्शनिक तत्व भी ग्रहण किया है। इस प्रकार हम पद्धतियों के अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैकियावेली ने न केवल ऐतिहासिक पद्धति का ही प्रयोग किया है, बल्कि तुलनात्मक, निरीक्षणात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गुणों पर आधारित पद्धति का प्रयोग किया है। परंतु आलोचकों का मानना है कि यह पद्धति ऐतिहासिक नहीं थी। उसने इतिहास के दृष्टांतों का प्रयोग केवल कल्पित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए ही किया था। डनिंग के अनुसार मैकियावेली की पद्धति ऊपर से जितनी ऐतिहासिक लगती है, यथार्थ में उतनी ऐतिहासिक नहीं है। सेबाइन ने भी उनकी पद्धति को ऐतिहासिक कहना भ्रमपूर्ण माना है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मैकियावेली जो है वो धार्मिकता, अंधविश्वास और गूढ़ताओं से मुक्त अध्ययन पद्धति पर विश्वास करते थे, और उन्होंने जो है अपनी हठवादिता और एकांगी दृष्टिकोण के अवगुण से युक्त यह पद्धति मैकियावेली की राजनीतिक विज्ञान को एक महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डनिंग का अनुसार प्रतिभा संपन्न जो मैकियावेली थे वो अपने युग के शिशु थे। उन्हें पुनर्जागरण काल का शिशु भी कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक थे। स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील तथा देशभक्त थे। उन्होंने अपने संपूर्ण लेखन कार्य को इटली तथा यूरोप की परिस्थितियों के इर्द गिर्द ही रखा था। मैकियावेली पर अपने युग का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो वो बहुत अधिक संवेदनशील थे, दूसरा एक राजनीतिक और यथार्थवादी थे जिसका प्रमुख उद्देश्य इटली का एकीकरण एवं इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करना था। मैकियावेली पर पड़ने वाले प्रभाव को हम निम्नलिखित शीर्षकों में बांट सकते हैं। पुनर्जागरण का मैकियावेली पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय यूरोप में आधुनिक यूरोप में परिवर्तित हो गया था। इटली पुनरुत्थान का युग था। धर्म का स्थान भौतिकता, ईश्वर का स्थान पुरुषार्थ,
आदर्शों का स्थान यथार्थता और मध्यकालीन मूल्यों का स्थान अवसरवादिता और विलासिता ले रही थी। ज्ञान, तर्क, विज्ञान और बुद्धि सिद्धांतों का इस युग में शुरुआत हो गई थी। मैकियावेली का साहित्य जो है वो नए युग का एहसास करवाता है। मध्ययुगीन दैवीय विचारधारा का अंत होने लग गया था। ऐसी स्थिति में मैकियावेली ने अपने ग्रंथों को लिखा था और मैकियावेली जो है वो चर्च और राज्य के मध्ययुगीन स्वार्थ के विरोधी थे। पुनर्जागरण के फलस्वरूप जीवन के नवीन आदर्शों की उत्पत्ति हुई। मैकियावेली ने इसी दौरान द प्रिंस पुस्तक लिख डाली, जिसमें तत्कालीन इटली का राजनीतिक वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। बाइबलवाद, देववाद, चर्चवाद, सामंतवाद आदि को पूरी तरह से दफन कर दिया था। इटली की राजनीतिक स्थिति ने भी मैकियावेली पर बहुत अधिक प्रभाव डाला, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील प्राणी थे, यथार्थवादी थे और वह ये चाहते थे कि राष्ट्रीय राज्यों की तरह इटली का भी राष्ट्रीय आधार पर एकीकरण हो तथा इटली भी किसी शक्तिशाली शासक के अधीन अपने को स्वतंत्र करने में सफल हो सके। ऐसी स्थिति में उन्होंने मैकियावेली ने द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस जैसे ग्रंथों की रचना की, ताकि विभाजित इटली को फिर से एकीकृत और संगठित राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जा सके। इसीलिए मैकियावेली को इटली का राष्ट्रदूत भी कहा गया है। सेबाइन का मानना है कि मैकियावेली के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति इटली को नहीं पहचान सका। किसी ने भी इटली के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचा। इटली का सामाजिक वातावरण ने भी मैकियावेली को प्रभावित किया। उन्होंने द प्रिंस जो बुक थी उसमें सभी कूटनीतिक और दंडात्मक उपायों का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि एक शक्तिशाली राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की और इटली को इस अराजक स्थिति से निकालने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जो देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाले वह राष्ट्रीयता की भावना में बाधक तत्वों से लोहा ले सके और एक एकीकृत व संगठित इटली राज्य का निर्माण कर सके। उसने अपनी रचनाओं में शक्ति और छल कपट दोनों साधनों द्वारा जनता को इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाने वाले शासक को कायम करने की बात कही। इटली के एकीकरण में जो चीज बाधक थी, उन्होंने इसका पूरी तरह से विरोध किया और द प्रिंस में उन्होंने बताया कि राज्य को कठोर उपायों द्वारा शासन चलाने की सलाह दी। राजा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता का भी त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने पहले भी मैंने आपको बताया निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, ताकि जो लोक कल्याण के लिए जरूरी था और उनका मानना था कि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य राजधर्म तथा नैतिकता को छोड़कर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लीन है। राजतंत्र की पुनर्स्थापना में मैकियावेली ने अपना विचार प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि ऐसे शक्तिशाली राजतंत्र की परिकल्पना की कि जो इटली को एक संगठित और शक्तिशाली राजतंत्र का रूप दे सके। उन्होंने द प्रिंस में धर्म, नैतिकता और राजनीति सभी को राज्य का गौरव और शक्ति बढ़ाने का साधन माना है। उनका कहना था कि चर्च इस युग में वीर पुरुषों के हाथ में था और पोप की सत्ता का पतन हो चुका था। इस प्रकार सेबाइन के अनुसार शक्ति के रूप में पोप का लोप हो गया था और चर्च या तो ऐच्छिक समुदाय बन गया था या राष्ट्रीय साधन का साझेदार। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मैकियावेली ने अपने युग में विद्यमान प्रवृत्तियों को अपनी रचनाओं में पूरा स्थान दिया है। उसने अपने युग की घटनाओं से प्राप्त निष्कर्षों का ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर पुष्टिकरण किया है। तत्कालीन घटनाओं को स्थान देकर अपने ऊपर पड़ रहे प्रभाव को अपने आप को युग शिशु की उपाधि से विभूषित कराया है। अतः ये कहा जा सकता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। थैंक यू।